Hello everyone, welcome to another video of your ETP. Today we will know about the average credit ratios. What are the average credit and what is average credit ratio? Average credit is a payment period. This ratio indicates the speed with which the payment against credit purchases is made. इस रेशियो से क्रेडिट परचेजेस जो ऑर्गेनाइजेशंस करती है वो उसको कितने जल्दी पे कर रही है इसके बारे में पता लगाते हैं, इसके बारे में जानकारी मिलती है। क्रेडिट परचेजेस जो हो रहे हैं उसका पेमेंट कितना जल्दी हो रहा है ये देखते हैं एंड इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। एवरेज पेमेंट पीरियड इज इक्वल टू एवरेज बी बाई पी इंटू क्रेडिटर्स बाय नेट क्रेडिट परचेजेस इंटू नंबर ऑफ डेज इन अ पीरियड that equal to day in a year by creditors turnover ratio। इस फॉर्मूले से एवरेज पेमेंट पीरियड को निकाला जाता है। गर्ल्स फॉर दिस यू हैव टू मेक अ प्रैक्टिस। एग्जांपल्स को देख करके इसको प्रैक्टिस कीजिए, तब जा करके आप इसको बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। देन द नेक्स्ट इज लिक्विड रेशियो। These ratios are calculated to judge the financial status of business concern from long-term as well as short-term solvency. These ratios are all based on balance sheet. High degree of liquid ratio is not good for a firm. Following are the ratios calculated in this respect. लिक्विड रेशियोज क्या है? फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द बिजनेस के बारे में बताता है, जिसमें लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी दोनों होती है। लॉन्ग टर्म में वो कितना लंबे दिनों तक वो ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस चलेगा एंड शॉर्ट टर्म में कितने अच्छे से चलने वाला है, दोनों के बारे में रेशियोज निकालते हैं। दैट इज लिक्विड रेशियोज। एंड ये अधिकतर बैलेंस शीट, ये किसके ऊपर बेस करके बनाया जाता है ना, ये बैलेंस शीट के ऊपर बेस करके बनाया जाता है। हायर द डिग्री लिक्विड रेशियो अगर बहुत अधिक है तो दैट इज नॉट गुड फॉर द कंपनी, एंड वो रेशियो अगर कैलकुलेशन कम है तो वो दैट इज वेरी गुड फॉर द कंपनी। एंड उनको कैलकुलेशंस को जो किए जाते हैं वो फॉलोइंग तरीके से किए जाते हैं, जिसमें पहला है करंट रेशियो। This ratio establishes relation between current assets and current liabilities. It is also known as working capital ratio. ये current assets और current liabilities के बारे में पता लगाते हैं, उनके जो relationship है उस दोनों के बीच में उसको जानते हैं, इसलिए इसे working capital ratio भी कहते हैं। जैसे current ratio is equal to current assets by current liabilities, और current assets divided by current liabilities के बाद में जो ratio मिलता है that is known as current ratio। एंड करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? करंट एसेट्स में कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक्स, प्रीपेड, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड करंट लाइबिलिटीज आर इंक्लूडेड। इन सारी चीजों को हम करंट एसेट्स में इंक्लूड करते हैं, विच आर टू बी पेड इन अ ईयर। एंड करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या होती है? करंट एसेट्स में हमारे पास में है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इन सबको हम करंट एसेट्स में इंक्लूड करते हैं। एंड करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, स्टॉक, शॉर्ट टर्म लोन्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इन ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन करंट लाइबिलिटीज। इसी के अकॉर्डिंगली करंट रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज generally 2:1 ratio is ideal, where 2 is current assets and 1 is current liabilities. If the ratio is less than 2:1, it is not good for a company, and if it is greater than 2:1, it will be very good for a company. Generally जो रेशियो है करंट लाइबिलिटीज और एसेट्स और लाइबिलिटीज का, वो अगर 2:1 है तो बहुत सही माना जाता है, क्योंकि 2 अगर करंट एसेट्स है एंड 1 करंट लाइबिलिटी है, देन इट इज गुड। अगर इससे कम है, मान लीजिए कि 2 से कम है करंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज 1 है, देन इट इज नॉट गुड। और अगर उससे बहुत अधिक है, 2:1 से अगर रेशियो अधिक है, देन इट्स वेरी गुड फॉर द कंपनी। देन द नेक्स्ट इज लिक्विड रेशियो। Liquid ratio is also known as quick or acid test ratio. This ratio establishes relationship between liquid assets and current liabilities. Quick assets are those which can be converted to cash easily, like cash balance, bills receivables, sundry debtors, short-term investments, etc. Liquid ratio से को हम even quick और acid test ratio भी कहते हैं। इस रेशियो से लिक्विड कैश के और लिक्विड एसेट्स और लिक्विड लाइबिलिटीज के बारे में पता है, उसके बीच का जो रिलेशनशिप है इसके बारे में पता चलता है। और क्विक एसेट्स में क्या क्या होते हैं? कैश, जो कैश ऑलरेडी बैलेंस है, कैश इन हैंड जो है, एंड जो बिल्स रिसीवेबल है,
सन्ड्री डेबिटर्स है, शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट, कंपनी कई बार शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करती है, तो इन सबको हम लिक्विड कैश के अंदर गिनते हैं। अकाउंटेंसी में लिक्विड कैश में ये सारी चीजें आती हैं। एंड लिक्विड रेशियो निकालने के लिए लिक्विड एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज, लिक्विड एसेट्स को करंट लाइबिलिटीज डिवाइड करने से जो रेशियो मिलेगा दैट विल बी योर लिक्विड रेशियो। हाई लिक्विड रेशियो इंडिकेट्स फर्म इज लिक्विड एंड हैज द कैपेबिलिटी टू मीट लाइबिलिटीज, जनरली 1:1 इज कंसिडर्ड आइडल। अगर लिक्विड एसेट्स बहुत ज्यादा है तो ये माना समझा जाता है कि कंपनी के पास में सफिशिएंट अमाउंट्स है अपने लाइबिलिटीज को पूरा करने के लिए, और अगर कम हो जाएगा तब इट इज नॉट गुड फॉर द कंपनी। जनरली 1:1, जितना लाइबिलिटीज है उतना ही अगर लिक्विड कैश है तो देन कहा जाता है कि वो कंपनी जो है बहुत अच्छी है करके। अगर एसेट्स उससे लिक्विड एसेट्स उससे ज्यादा होते हैं देन दैट इज ऑल्सो गुड फॉर द कंपनी। Next, the third point is absolute liquid ratio. It is also known as cash ratio. Though receivables are more liquid than inventories, there may be some debts whose realization are doubtful. In concern of absolute liquidity, bills receivable, debts, and inventories are excluded from current assets, and only absolute liquid assets like cash in hand and bank are taken into consideration. एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो को कैश रेशियो भी कहते हैं, जहां पे अधिकतर रिसीवेबल्स एंड लिक्विड इन्वेंटरीज को ही कैलकुलेट किया जाता है। वहां पे जो डेब्ट्स है, अगर कोई डेब्ट्स बहुत लंबे समय तक नहीं रिलीज हो रहे हैं देन उसको डाउटफुल डेब्ट्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है। इसीलिए एब्सोल्यूट लिक्विड में सिर्फ बिल्स रिसीवेबल, डेब्ट्स एंड इन्वेंटरीज को उसमें नहीं इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि वो करंट एसेट से उनको अलग कर दिया जाता है। ओनली एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स लाइक कैश इन हैंड एंड बैंक, इन दोनों को ही कंसिडर किया जाता है। कैश इन हैंड और बैंक जो है उसको कंसिडर करते हैं, लेकिन बिल्स रिसीवेबल्स या डेब्ट्स जो है उनको कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म डेब्ट्स जो होते हैं वो डाउटफुल डेब्ट्स में बदल जाते हैं। एंड इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू कैश इन हैंड एंड बैंक प्लस शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। कैश इन हैंड बैंक, उसके साथ में ऐड करेंगे हम शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज। बहुत सारे सिक्योरिटीज ऐसे होते हैं जिनको इमीडिएटली वो सेल करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो कुछ महीनों के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर जनरली फॉर 30 डेज। इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको, इन सबको ऐड करके करंट लाइबिलिटी से डिवाइड जब किया जाता है देन एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो कैलकुलेट होती है। एंड इसके लिए जो सही रेशियो समझा जाता है उसके लिए कहते हैं द डिजायरेबल नॉर्म ऑफ दिस रेशियो इज 1:2 और वी कैन से 50%। यहाँ कहा जाता है कि 50% अगर कैश इन हैंड है, लिक्विड अमाउंट है, देन दैट इज नोन एज अ गुड फॉर द कंपनी। अगर जितना रिक्वायरमेंट होगी कैश की, जितने लाइबिलिटीज है उसका 50% अगर लिक्विड कैश में है, लिक्विड में है, तो देन द ऑर्गेनाइजेशन और द कंपनी इज इन अ बेटर पोजिशन। Then the next point is ratio of inventory to working capital. This ratio establishes the relationship between the inventory and the working capital. With this, we can assess the stocking of materials. Ratio of inventory to working capital is equal to inventory divided by working capital. यहाँ पे रिलेशनशिप किन दोनों चीजों, किन दो पॉइंट्स के बीच में रिलेशनशिप देखा जाता है? इन्वेंटरी और वर्किंग कैपिटल के बीच का जो रिलेशनशिप है उसका जो रेशियो निकालेंगे दैट इज नोन एज इन्वेंटरी टू वर्किंग कैपिटल रेशियो। इसको कैलकुलेट करने के लिए इन्वेंटरीज डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, एंड ये 1:1 जब होता है देन इट इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट वन। Working capital is the excess of current assets over current liabilities. The ratio considered essential is 1:1. Working capital हमेशा क्या है? Current assets माइनस करंट लाइबिलिटीज करने पर जो अमाउंट मिलता है दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। इसीलिए यहाँ पर रेशियो जो है 1:1 अगर होता है तो देन दैट इज कंसिडर्ड एज द परफेक्ट रेशियो फॉर द कंपनी। देन नेक्स्ट इज सॉल्वेंसी रेशियो। The word solvency means ability of company to meet long-term obligations, which include funds mobilized through debentures, financial institutions, and long-term loans. Leading institutions, individuals would like to know this aspect. Solvency is the state up to which the company is financially sound
सॉल्वेंसी का मतलब है कि कंपनी जो है वो अपने लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को किस तरह से पूरा कर सकती है। अगर कई बार कंपनीज जो है डिवेंचर्स लेती है, इन फाइनेंशियल बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से लॉन्ग टर्म लोन्स लेती है, लीडिंग कंपनीज से जो है वो बैंक से अलग अलग तरीके से लॉन्ग टर्म लोन्स लेती है जो कि 10 से 15 साल तक हो सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन पे अगर कंपनी अपने लॉन्ग टर्म लोन्स को सही तरीके से पे करने की परिस्थिति में होती है, then that is said as to be a solvent company या solvency कहते हैं उसको। और हमेशा जो लॉन्ग टर्म लोन्स देते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि कंपनी की सॉल्वेंसी की पोजीशन क्या है, उसका रेशियो क्या है, किस तरह से वो आगे बढ़ रही है, इसके बारे में लॉन्ग टर्म लोन्स जो लीडिंग इंस्टीट्यूशंस या इंडिविजुअल्स या कंपनीज बैंक्स जो देती है वो इसके बारे में जानना चाहते हैं। एंड ये कई तरह से निकाला जाता है, जिसमें पहला है डेबिट इक्विटी रेशियो। This ratio indicates the relationship between outsiders funds and shareholders funds. Hence, it is known as external internal equity ratio. यहाँ पर रेशियो जो है आउटसाइडर्स रेशियो, फंड्स जो है जो बाहर से जो फंड्स लिए गए हैं वो और शेयर होल्डर्स फंड्स, इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसे हम डेबिट इक्विटी रेशियो कहते हैं। ये चूंकि कुछ बाहर के फंड्स हैं, आज कुछ शेयर होल्डर के फंड्स हैं, इसीलिए इसे एक्सटर्नल इंटरनल इक्विटी रेशियो भी कहते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं डेबिट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट कैसे करना है। डेबिट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू आउटसाइडर्स फंड्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड्स, वेयर आउटसाइडर्स फंड्स इंक्लूड डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड करेंट लायबिलिटीज, and shareholders funds includes equity share capital, preference share capital, capital reserves, revenue reserves, etc. जब डेबिट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, आउटसाइडर्स फंड डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। अच्छा, यहाँ तो हम लोग जान गए आउटसाइडर फंड्स को शेयर होल्डर फंड से डिवाइड करने से हमें इक्विटी शेयर रेशियो मिल जाएगा, डेबिट इक्विटी रेशियो। बट यहाँ हम किन किन चीजों को इंक्लूड करेंगे आउटसाइडर्स फंड में एंड शेयर होल्डर्स फंड में। डिवेंचर्स आउटसाइडर्स फंड में हम इंक्लूड करते हैं डिवेंचर्स को, लॉन्ग टर्म लोन्स को, शॉर्ट टर्म लोन्स को और करेंट लायबिलिटीज को। वेयर एज शेयर होल्डर्स फंड्स में हम इंक्लूड होगा इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, कैपिटल रिजर्व्स, रेवेन्यू रिजर्व्स, ये सारी चीजों को शेयर होल्डर्स फंड में इंक्लूड किया जाता है। व्हेन accumulated losses and deferred expenses are deducted from shareholders fund, it is called net worthy. Accumulated losses, कुछ losses जो है धीरे धीरे थोड़े losses होते होते जो accumulate हो जाते हैं, और deferred expenses, इन दोनों को अगर शेयर होल्डर फंड से निकाल दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, then the amount is known as the net worthy. Then property ratio or equity ratio. This ratio establishes the relationship between shareholders funds and total assets. This is important to know the long term solvency. Long term में solvency जानने के लिए शेयर होल्डर्स के फंड के बीच में एंड टोटल एसेट्स के बीच जो रिलेशन है उसे जानना बहुत ही जरूरी होता है। एंड प्रॉपर्टी रेशियो कैसे निकालते हैं, द रेशियो बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन शेयर होल्डर्स फंड और टोटल एसेट्स के बीच में जो रेशियो है दैट इज नोन एज इक्विटी रेशियो। देन प्रॉपर्टी रेशियो और इक्विटी रेशियो को कैलकुलेट करने का सिस्टम है शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड्स को टोटल एसेट्स से डिवाइड कर दिया जाएगा तो वी विल गेट द इक्विटी रेशियो। शेयर होल्डर्स फंड्स इंक्लूड इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व्स, undistributed profits, the accumulated losses to be deducted from this account. The ideal ratio is 1:1. The higher the ratio, the better the long-term solvency. शेयर होल्डर फंड्स में यहाँ जब हम इंक्लूड करते हैं इक्विटी रेशियो में, तो हम कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले जो प्रॉफिट था उसको हम इसमें इंक्लूड करते हैं शेयर होल्डर्स फंड में। इसके बाद में जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस है उसे शेयर होल्डर फंड से माइनस कर दिया जाता है, तब जाकर के हमें एग्जैक्ट शेयर होल्डर्स फंड मिलता है एंड उसको हम टोटल एसेट से डिवाइड करते हैं। एंड आइडल रेशियो इसके लिए कहा जाता है 1:1। अगर ये रेशियो 1:1 है देन द ऑर्गेनाइजेशन इज इन अ गुड पोजीशन, एंड द रेशियो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो समझा जाता है कि इसका जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी है ऑर्गेनाइजेशन की वो बहुत सही है। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे का देखते हैं। थैंक यू गर्ल्स।